हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सुनैना सर ऑफिशियल। पिछले हफ्ते में और तकरीबन अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो 2 वीक्स में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे यूँ लगता है और कई अमेरिकन ऑथर्स ने इस बारे में टॉक्स भी दी हैं, बात भी की है कि जिस तरह जो करंट जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है और इसका जो पिवट पॉइंट बन रहा है वो यूक्रेन वॉर बन रही है। अगर आपने फॉलो किया हो तो यूएस के जो एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने और जैरेड कुशनर ने जो कि साइलेंट सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के और उनके दामाद भी हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, वो हर जगह जहाँ भी ट्रांजैक्शनल मामला होता है वो अकम्पनी करते हैं स्टीव विटकॉफ को। स्टीव विटकॉफ इनफैक्ट खुद रिप्रेजेंट करते हैं ट्रंप की जो अपनी एक एम्पायर है उसको, और इस वक्त वो उनके पीस एनवॉय भी हैं। जहाँ भी नेगोशिएशंस हो रही हैं वहाँ आपको यही दो शख्सियात जाती नज़र आएंगी, विच मीन्स टू थिंग्स कि इस वक्त अ, एक डुअल यूज़ कर रहे हैं अपने इन नेगोशिएटर्स का ट्रंप। नंबर वन, दे रिप्रेजेंट यूएस, प्रेसिडेंट ट्रंप की गवर्नमेंट, एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप का बिजनेस। सो दोनों चीज़ें इस वक्त पैरेलल चल रही हैं। दिस इज़ वन थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल। इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप पे तनकीद भी बहुत हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है ही इज़ द प्रेसिडेंट एंड द वे ही इज़ एक्सरसाइजिंग द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और जो उनकी मसल फ्लेक्सिंग है पावर की, उसके आगे कोई बोल नहीं सकता। और यही एक खूबसूरती है अमेरिकन सिस्टम की, और यही फ्लॉ है कि एक प्रेसिडेंट इतना पावरफुल होता है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वंस ही इज़ इन द हॉट सीट तो आप उसको हटा नहीं सकते। बहरहाल कमिंग बैक टू द यूक्रेन, तो स्टीव विटकॉफ और जो मायामी में मुलाकात हुई है यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले 4 आवर्स की नेगोशिएशंस हुई प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, इन्हीं दो लोगों की, स्टीव विटकॉफ की और जैरेड कुशनर की। नाउ बेस्ड ऑन दीज न्यूज़, लेट्स डाइसेक्ट कि हो क्या रहा है। वॉर इन यूक्रेन इज नाउ एंटरिंग अ न्यू फेज, और ये कोई ऐसा फेज नहीं है जिसको किसी ने भी इस साइड पे जाता देखा था, समझा था या ये प्रिडिक्ट किया था। ये बहुत सरप्राइज के तौर पे सामने आ रहा है। नए ऑफेंसिव की बात नहीं हो रही, विंटर पुश की बात नहीं हो रही, ये जो बहुत अरसे से वेपन सप्लाई नहीं दी जा रही यूक्रेन को, उसको रिज्यूम करना है नहीं करना, इस बारे में भी बात नहीं हो रही। Instead, something far more consequential is unfolding. Behind closed doors, जो यूएस और यूक्रेन के ऑफिशियल्स की बातचीत हो रही है, उसको कहा जा रहा है बड़ी इंटेंस नेगोशिएशंस हैं, बैक टू बैक हैं। वो मिलिट्री गेम्स को बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो सिंपली एक नए डिफैक्टो बॉर्डर की बात कर रहे हैं। पहली दफ़ा दोनों साइड्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि ये हकीकत है कि यूक्रेन भी अब मज़ीद अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, और रशिया जहाँ तक आ गया है उसको वहाँ से वापस निकाल नहीं सकता। और रशिया ने भी अगर मज़ीद एडवांस करना है तो उसके लिए भी उसके पास कैपेसिटी नहीं है। बहुत लॉसेस होंगे, डेवास्टेटिंग लॉसेस होंगे रादर, अगर मज़ीद उसने यूक्रेन में आगे आने की कोशिश की। सो एक फ्रोज़न लाइन, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा डिफैक्टो बॉर्डर क्रिएट हो गया है जिसके बारे में बात हो रही है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए एज अ न्यू नॉर्मल। और बिल्कुल प्लेन लैंग्वेज में ये यूक्रेन के लिए शिकस्त है। इट इज़ अ शॉक कि ये जो लाइन है, इसको जो डिस्कस कर रहे हैं लोग और जो नेगोशिएट कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन हैं। वो जनरल्स नहीं हैं, वो कोई फॉरेन पॉलिसी के लोग नहीं हैं, और उनकी जो बिजनेसमैन की जो प्रेजेंस है वो सिग्नल करती है वही शिफ्ट, वो टर्निंग पॉइंट जिसकी मैंने शुरू में बात की, कि अब यूएस यूक्रेन को एक मिलिट्री क्राइसिस के तौर पे नहीं देख रहा, बल्कि जियो इकोनॉमिक लेवरेज एंड समथिंग जिसके ज़रिए से वो रीस्ट्रक्चर कर सकता है इस रीजन में अपने इंटरेस्ट, वो उसको उस तरह देख रहा है। दिस इज़ ऑलमोस्ट एंडिंग, अगर एंड को बहुत हार्ड वर्ड समझा जाए तो यूँ कहा जा सकता है कि दिस इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू ऑर्डर, जो उसके बाद कायम हुआ, और अब हम एक नए ऑर्डर में दाखिल हो रहे हैं, हम ट्रांजिशन में हैं, जो कि जियो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्डर है। और इकोनॉमी और सिक्योरिटी है, ये दोनों चीज़ें आपस में मर्ज कर गई हैं। सो जो ख़त्म हो रहा है या जो अपने एंड की तरफ जा रहा है वो है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का ऑर्डर, और जो स्टार्ट होने जा रहा है वो है जियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑर्डर। इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्सियोस ने एक रिपोर्ट शाया की है जो ये कहती है कि जो टॉक्स हैं ये बड़े डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन बड़े डायरेक्ट हैं, बड़े इंटेंस हैं,
और इनकी अहमियत ये है कि इनको कौन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही बात जो मैंने कही कि कोई जनरल्स इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बिजनेसमैन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सियस ये भी कहता है कि ये नेगोशिएशंस जो हैं ये बैटलफील्ड स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये न्यू मैप्स के बारे में नहीं है, दे आर अबाउट पॉलिटिकल आउटकम्स कि अभी तक जो हो गया है इसमें से पॉलिटिकली क्या गेन किया जा सकता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे ली जा सकती है और दुनिया का जो नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कैसे शेप किया जा सकता है और कौन उसे कंट्रोल करेगा। एक इतना बड़ा शिफ्ट है कि कहाँ तो जो यूएस है उसको कहा जाता था कि वो तो रशिया की तरफ देखता भी नहीं है, बिल्कुल पोल्स अपार्ट। और अब बिजनेसमैन, अमेरिकन बिजनेसमैन ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं मॉस्को, वो वहाँ इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। ये एक साइन है कि इन्फ्लुएंस दुनिया में शिफ्ट हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, फ्रॉम टैंक्स टू ट्रांजैक्शंस एंड फ्रॉम मिलिट्री फोर्स टू इकोनॉमिक लेवरेज। अब इस बैटलफील्ड में आपको कोल्ड वॉर वाला पावर प्ले नहीं मिलेगा, बल्कि पावर एक्सरसाइज आपको करती हुई जो भी कुव्वत नज़र आएगी वो अपनी एक्सेस के ज़रिए कि किसके पास वहाँ तक रसाई हासिल है, सप्लाई चेन्स किसके पास हैं और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में कौन बैठा है। ये वो निशानियां होंगी कि पावर किसके पास है। नाउ व्हाई वाशिंगटन वांट्स दिस वॉर टू एंड? वाशिंगटन ने अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में बड़ी क्लैरिटी के साथ ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि रशिया वो वाला सोवियत यूनियन नहीं है जो कैटास्ट्रोफिक लॉसेस होते थे या जिसको बहुत बड़ा कहीं डेंट पड़ता था तो उसके बाद बिल्कुल बैकग्राउंड में जाके बैठ जाते थे। यहाँ पर डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत नुकसान रशिया को भी उठाना पड़ा है, वो आगे बढ़ते रहे हैं और उन्होंने एरियाज अपने कंट्रोल में लिए हैं, विच मीन्स कि आप बिल्कुल उसी लेंस से रशिया को ट्रीट नहीं कर सकते जिस लेंस से आज तक किया गया। सो ये जो लॉसेस हुए हैं रशिया के, जिस तरह उन्होंने उसे एंड्योर किया है सैंक्शंस के बावजूद, आपने देखा इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप रशियन ऑयल ना खरीदें। अ, यूरोप में तो ऑलरेडी कई सैंक्शंस हैं जो इम्पोज्ड हैं ही रशिया पे, तो इतनी स्क्वीज्ड इकोनॉमी के साथ रशिया ने जो अपनी पावर एक्सर्ट की है, उसने अगर ये कहा जाए कि वॉशिंगटन को मजबूर कर दिया है कि वो रशिया को एज एन इक्वल पार्टनर देखे, तो ये गलत नहीं होगा। नाउ अब जहाँ तक रशिया यूक्रेन के अंदर आ गया है वो 20% ऑफ यूक्रेन है। यूक्रेन बहुत बड़ा इलाका है लेकिन उसका 20% ले जाना कोई छोटी बात नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 से लेके आज तक यूरोप की डिपेंडेंसी ऑन यूएस फॉर सिक्योरिटी ख़त्म नहीं हो सकी। सो दिस इज़ ह्यूमिलिएशन ऑफ यूरोप। अगर यूक्रेन के लॉसेस हुए हैं तो साथ साथ ये यूरोप की भी बहुत ह्यूमिलिएशन हुई है। आपके सामने हैं वो सारे मनाजिर कि किस तरीके से वाइट हाउस में ट्रीट किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिंस डे वन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को, और किस तरह यूरोपियन लीडर्स लाइन में उनसे मिलने के लिए वाइट हाउस पहुंचे। सो शुरू से ही एक प्लान माइंड में था प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो अनफोल्ड अब हो रहा है। अब वॉशिंगटन ने बिल्कुल वही किया है जो तकरीबन 2016 में यूके ने किया था। यूके ने ब्रेग्जिट के ज़रिए खुद को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकाल लिया था और उसका उनका सोल पर्पस ये था, बाकी चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन ये कि हम सिक्योरिटी में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जो यूरोप की एक कलेक्टिव नेटो की शक्ल में सिक्योरिटी है। सो उन्होंने अपना वो बजट बचा लिया। वॉशिंगटन इज थिंकिंग ऑन द सेम लाइंस कि हम कब तक आउटसोर्स करते रहेंगे यूरोप को उनकी सिक्योरिटी, और डेकेड्स में तो मुल्कों को अपने कदम खुद उठा लेने चाहिए, जमा लेने चाहिए, अपनी सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस, अपनी फ़ौज खुद क्रिएट कर लेनी चाहिए। और अगर यूरोप ऐसे नहीं कर रहा, तो नाउ देयर इज़ अ डिफरेंट प्रेसिडेंट इन द व्हाइट हाउस और वो इस चीज़ पे आमादा नहीं है कि मज़ीद इन्वेस्ट किया जाए इन द यूरोपियन सिक्योरिटी। सो सिंपल क्वेश्चन है जो वाशिंगटन ने अपने लोगों के सामने रखा है और ये बड़ा पॉपुलर हुआ है कि हम क्यों पे कर रहे हैं, हम किसी और की वॉर को क्यों पे कर रहे हैं। वो एक अलहदा बात है कि इज़राइल की वॉर को भी आप पे कर रहे हैं, बल्कि फ़ंड कर रहे हैं इस हद तक कि एक जगह पर फ़लस्तीन में जेनोसाइड हो रही है। एनीवे, सो बियॉन्ड बोथ रशिया एंड यूरोप एक रियल लॉन्ग टर्म राइवल है चाइना। इस वक्त फोकस शिफ्ट हो रहा है राइवलरी का वॉशिंगटन में। उन्होंने ये एनालाइज कर लिया है, ये समझ लिया है कि हमें रियल थ्रेट, हम तो कोल्ड वॉर एरा से फंसे हुए थे कि कम्युनिज्म हमारे लिए थ्रेट है, आइडियोलॉजिकल रिफ्ट्स की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस था और हम नेटो को समझते रहे कि नेटो काफ़ी है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन असल थ्रेट तो खामोशी से जो चाइना का राइज है वो है। So the Trump's focus on rivalry is now focused around China. That is the central stage of 21st century competition. So ending the Ukraine war
कोई फटीग नहीं है, इसमें कोई हार एक्सेप्ट नहीं की वॉशिंगटन ने अपनी, बल्कि स्ट्रेटेजिकली अपने आप को रीपोजिशन किया है फॉर द नेक्स्ट ग्रेट राइवलरी विद चाइना। सो यूरोप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। अगर आप दहाइयों से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती थी एलाइज ने, वो भी सिर्फ यूएस की वजह से जीती थी। और अगर तब से लेके अब तक एक सदी का अरसा लगाएं हम, तो उसमें फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जर्मनी के पास बहुत पैसा है, दे हैव देयर ओन मनी, लेकिन अपनी आर्मी नहीं वो खड़ी कर सके। पोलैंड क्योंकि बिल्कुल ही रशिया के साथ है, तो वो अपने आप को हमेशा से बहुत एक्सपोज्ड फील करता है। और यूके वैसे ही मैंने आपको बताया कि वो बाहर से बैठ के एज एन आउटसाइडर अपने आप को यूरोपियन मसाइल में इन्वॉल्व करता है, बस उस हद तक जहाँ तक कुछ इन्वेस्ट ना करना पड़े। सो यूक्रेन वॉर भी अगर यूरोप को यूनाइट नहीं कर सकी, रियलाइजिंग कि ट्रम्प की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, तो लेट्स चिप इन, जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कंट्रीब्यूट करके अपनी अपनी आर्मी और अपनी एक फोर्स बनाई जाए और उसको यूक्रेन भेजा जाए ताकि वो रशिया से लड़ सके। इट सिंपली मीन्स यूरोप हैज सरेंडर्ड, वेदर दे लाइक इट और नॉट, वो इसे कहना चाहें, मानना चाहें, वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन हकीकतन यही हो रहा है। दिस इज़ एन एम्बैरेसमेंट फॉर यूरोप। और इसने ये रिवील किया है कि एक पूरा बरे-आज़म, एक कॉन्टिनेंट जो कि इतना वेल्दी है, जो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है अराउंड द वर्ल्ड, मिलिट्री डिपेंडेंट रहा यूनाइटेड स्टेट्स पे फॉर इट्स ओन डिफेंस। ये कितना बड़ा पॉलिसी फ्लॉ है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं किया, इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो अब से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई वुड लाइक कि जब हम ये एग्जांपल्स देते हैं कि दुनिया में सिर्फ वो कौमें सिक्योर हैं जिनकी अपनी आर्मी है, तो उसमें यूरोप को भी शामिल करना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली द फॉल ऑफ अ पोस्ट 1945 वर्ल्ड ऑर्डर। और ये याद रखें, जब मैं ये कह रही हूँ, तो कोई भी सिक्योरिटी ऑर्डर जो होता है या इकोनॉमिक ऑर्डर जो होता है, वो किसी एक ड्रामेटिक मोमेंट में कोलैप्स नहीं करता। वो अपने आप को एक्सपोज करता है थ्रू फेलियर्स। इन दिस केस नेटो ने कैसे अपने आप को एक्सपोज किया है, उसकी मैं आपको 3 मिसालें देती हूँ। 2014 में नेटो की जो डेटरेंस थी वो फेल हो गई जब रशिया ने क्रीमिया पे अटैक कर दिया और बिल्कुल परवाह नहीं की कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। 2022 में नेटो ने वार्निंग दी और उसके बावजूद रशिया ने यूक्रेन में अटैक कर दिया। 2025 में नेटो की सस्टेनेबिलिटी का ये हाल है कि जो अलायंस है वो रशिया को डिफीट देना तो दूर की बात है, यूक्रेन को ही यूनिफाइड नहीं रख पाया और यूक्रेन इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 20% तक रशिया आ गया है। सो व्हाट वाज बिल्ट इन 1945 वो एक्सपायर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेट्स पुट इट दिस वे। एक नया स्ट्रक्चर ऑफ पावर दुनिया में इमर्ज कर रहा है, जिसमें द न्यू राइवलरी, रिमेंबर दिस, द न्यू राइवलरी इज गोइंग टू बी विद चाइना। अब उसमें मैं किसी और वक्त बहुत डिटेल से यूरोप का रोल डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज यूरोप चाइना पे जितना डिपेंडेंट है वो चाइना के साथ राइवलरी अफोर्ड नहीं कर सकता। सो लेट्स डिस्कस के बिजनेसमैन क्यों ये पीस नेगोशिएट कर रहे हैं। आप जहाँ भी पढ़ेंगे आपको सुनने को मिलेगा कि यूक्रेन पीस डील, लेकिन वहाँ बैठे हुए बिजनेसमैन होंगे। और क्या जनरल्स स्टिल मैटर करते हैं? सो जो बिजनेसमैन नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई मिलिट्री को रिप्लेस नहीं किया, बल्कि इस वक्त मिलिट्री और बिजनेस मर्ज कर गए हैं इन अ न्यू वे, क्योंकि मिनरल्स अब असल पावर बेस हैं। मिनरल्स रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, सप्लाई चेन्स फंक्शन कर रही हैं एज बॉर्डर्स, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज के दौर का नया न्यूक्लियर वेपन है। सो मिनरल्स को सिक्योर करने के लिए अब मुल्कों को क्या करना होगा और उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? उनकी रिक्वायरमेंट प्योरली मिलिटरीली डिपेंडेंट होगी ऑन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स। प्रॉक्सी फोर्सेस उनको चाहिए होंगी ताकि कोई इलाका अगर किसी और के कब्जे में जा रहा है और बड़ा मिनरल रिच है, तो वो अपनी, अगर डायरेक्ट आर्मी वहाँ नहीं भेज सकते तो प्रॉक्सी फोर्सेस को लॉन्च कर देंगे। इसी तरह साइबर डोमिनेंस चाहिए होगी, स्पेशल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे इन रिसोर्स जोन्स में। सो अ न्यू काइंड ऑफ अ बैटल एंड अ न्यू काइंड ऑफ ग्लोबल ऑर्डर इज इमर्जिंग, जिसमें जियो इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। सो अब जो एक्सेस नेगोशिएट करेगा वो बिजनेस करेगा। आपको फ्रंट पे सारी बिजनेस डील्स नजर आएंगी, लेकिन उसके पीछे जाहिर है पावर एक्सरसाइज हो रही होगी थ्रू जनरल्स, थ्रू आर्मीज, वो इसे सिक्योर करेंगे और ये मिलके
businessmen and generals. They form the new military industrial mineral complex, the engine of 21st century power. Now let's look at it from a different angle. अगर आप एक ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल की टिप होती है, इसको पिरामिड भी कहते हैं। आप इसको इन्वर्ट कर दें, आप इसको उल्टा कर दें, यानी कि वो जो उसकी नोक है वो नीचे आ जाए और ऊपर उसका फ्लैट हिस्सा चला जाए। अगर हम उसकी बेस से शुरू करें कि ऑर्डर क्या होगा चीज़ों का, ऊपर सरफेस पे क्या नज़र आएगा, तो इमेजिन के एक इन्वर्टेड पिरामिड है, उसकी टिप के ऊपर जो बेस है उसमें क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एक्सेट्रा। उससे ऊपर स्टैंड करेगी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन सब पे बेस करेगी, चिप्स, सर्वर्स, क्लाउड सिस्टम्स एक्सेट्रा। और टॉप पे रेस्ट करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द कमांड सिस्टम ऑफ द मॉडर्न पावर। एंड अबव ऑल ऑफ दिस आप देखेंगे जियो इकोनॉमिक ऑर्डर, जहाँ पे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी डिफाइन हो रही होगी, कहीं पे मिलिट्री स्ट्रेंथ के ज़रिए से और कहीं जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ज़रिए से। तो अगर आप इस ट्रायंगल की बेस को देखें, उसी से आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने ये एक मिसाल इसलिए दिया बिकॉज़ एकेडमिक्स के लिए मिसालें बहुत ज़रूरी होती हैं, सो आई हैव इट इन माय माइंड कि मैं एक चीज़ को 2 से ज़्यादा मिसालों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सो जब भी आप समझना चाहें कि आने वाला ग्लोबल ऑर्डर किस तरफ जा रहा है, तो ये उल्टा ट्रायंगल या इन्वर्टेड पिरामिड ज़हन में रखें, जिसकी बेस पे सारे मिनरल्स हैं और जिसकी टॉप के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और फिर वो सारा डिफाइन कर रहा होगा ग्लोबल ऑर्डर को। मिनरल वॉर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देखें तो वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सूडान में जो कुछ हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? वो गोल्ड के लिए हो रहा है। कॉन्गो में जो स्ट्रगल चल रही है वो कोबाल्ट के लिए चल रही है। साहिल में जो कुछ हो रहा है इट इज़ रीशेप्ड बाय रिसोर्स ड्रिवन कूज। वो जो बार बार कूज आ रहे हैं तो रिसोर्स पे किसका कब्जा होगा, वो उसके लिए हो रहा है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कॉपर और रेयर अर्थ्स के लिए हो रहा है। अफ़गानिस्तान में जितना लिथियम रिजर्व्स मौजूद हैं वहाँ पे भी एक जंग जारी है। सो दीज आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कोई ये समझता है कि हर जगह कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न डिफरेंट है, तो वो रीज़न लोगों को दिखाने के लिए कुछ और होगी। उसकी बैकग्राउंड में यही रिसोर्स की जंग है जो चल रही है, और ये फ्रंट लाइन्स ऑफ मिनरल वॉरफेयर्स हैं इन माय ओपिनियन। सो हूसोएवर फॉर एग्जांपल कंट्रोल्स अफगानिस्तान और उसका लिथियम जिसके पास चला जाता है, दैट कंट्री इज गोइंग टू कंट्रोल द फ्यूचर ऑफ एआई। So the mineral wars are not coming. They are here. Maybe Hollywood needs to make some realistic movies. और इससे अच्छा टॉपिक हो नहीं सकता। All this boils down to the historical turning point. And history moves in ruptures. एक straight line में नहीं चलती। कभी आपको किसी तरफ जाती नज़र आती है, कभी किसी तरफ। लेकिन उसका एक पैटर्न होता है, और अगर आप वो पैटर्न नोट करें, तो अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है तो वो चेंज की अलामत होता है। वर्ल्ड वॉर वन ने एम्पायर्स को ख़त्म किया था। वर्ल्ड वॉर टू ने कॉलोनियलिज्म को ख़त्म किया था। यूक्रेन वॉर ने क्या ख़त्म किया है? पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू सिक्योरिटी ऑर्डर, और एक नई एज में हम दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमी इज़ द न्यू सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी बिकम्स टेरिटरी, मिनरल्स जो हैं वो वेपन्स हैं, एंड एआई इज़ योर आर्मी। जो सारे इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम हैं वो एआई की बेस पे ही आगे जाके अपना आप प्रूफ करेंगे कि वो कितने एफिशिएंट हैं। सो यूक्रेन वॉर या जो भी उस वॉर का एंड आप देख रहे हैं, चाहे कोई उसे पीस डील कहे या जो भी कहे, ये एक चैप्टर को एंड नहीं कर रहा, एक सिंपल यूक्रेन के मसाइल को एंड नहीं कर रहा। इट इज़ एंडिंग अ सेंचुरी, एंड इट इज़ बिगिनिंग द वर्ल्ड दैट विल डिफाइन द नेक्स्ट वर्ल्ड। सी यू नेक्स्ट टाइम।